नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा, आपका साथी, आपका सारथी कम्युनिकेशन स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं भाग 8 की, जिसमें मैं आपको सुनना, बोलना और लिखना, इन तीनों ही प्रक्रिया के कुछ छोटे छोटे पर महत्वपूर्ण भागों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 8 की। जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल के भाग 8 की, तो सबसे पहले आता है वर्ड्स एंड लैंग्वेज, मतलब हमारी शब्द और हमारी भाषा। अब जब भी शब्दों की बात की जाए तो हमें शब्दों का चयन सभ्य करना है, लेकिन कभी कभी ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है, मतलब हमारा किस तरह का मन है या सामने वाले की सुनने की क्षमता कैसी है, उसके अनुसार शब्दों का चयन करना होगा, उसी के अनुसार हमारी भाषा का चयन करना होगा। लेकिन दोनों ही चीजें अर्थपूर्ण होनी चाहिए, मतलब आपकी जो भी बात हो उसका एक सही अर्थ निकले, ताकि सामने वाला आपकी बात को पूरी तरीके से समझ पाए। तो शब्दों का चयन ठीक से करिए, भाषा आपकी सभ्य होनी चाहिए, और जहां पर जरूरत है कि आप किसी बात पर जोर देना चाहते हैं तो वहां पे आपको शब्दों और भाषा के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। खेलने का मतलब है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। जहां आप अपने से बड़े से बात कर रहे हैं वहां पे विनम्रता होनी चाहिए, जहां आप अपने छोटे से बात कर रहे हैं वहां पे भी प्रेम का भाव होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी को आदेश देना चाहते हैं तो आदेशात्मक तरीके से आपको बात करनी पड़ेगी, पर हर बात का अर्थ निकलना चाहिए। अगर आप अर्थहीन तरीके से बात करेंगे तो कभी भी संचार प्रभावी नहीं हो सकता। जब संचार की बात आ रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपकी भाषा का चयन, आपके शब्दों का चयन ऐसा हो कि बात पूरी तरीके से सामने वाले तक पहुंच जाए। बात आधी अधूरी पहुंचेगी तो हम बोलेंगे संचार ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। अभिव्यक्ति, जब मैं खुद को एक्सप्रेस करूं, अभिव्यक्त करूं सामने वाले के सामने, मैं अपनी जो भी बात रखना चाहता हूं उस बात को सही तरीके से रखूं, तभी मैं बोलूंगा कि सही अभिव्यक्ति हुई है। और अगर मैं सही तरीके से बात को नहीं रखूंगा, सही संदर्भ में बात को नहीं रखूंगा, सही समय पे बात को नहीं रखूंगा, तो मेरी अभिव्यक्ति अधूरी रह जाएगी और ये मेरे कम्युनिकेशन को, मेरे संचार को प्रभावित करेगा। सामाजिक इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन जिसको हम बोलते हैं, जब हम सामाजिक तौर पर लोगों से बात कर रहे हैं, समाज में अपने बड़ों से, अपने छोटे से, अपने समकक्ष लोगों से, तो यह ध्यान रखना है कि भाषा का चयन, शब्दों का चयन उचित होना चाहिए। साथ ही साथ जब भी बात हो, कोई संचार हो, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन हो, तो वो हम सबके डेवलपमेंट के लिए, हम सबके लिए विकास के लिए होना चाहिए। जब विकास की बात करेंगे तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे और आपको सुनना भी पसंद करेंगे। अगली बात जो वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संचार में जरूरी है वो है क्लैरिटी एंड प्रिसीशन। इसको बोल सकते हैं स्पष्टता और परिष्करण। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपकी बात क्लियर होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ टू द पॉइंट होनी चाहिए, मतलब आप बात को गोल गोल मत घुमाइए, सीधी मतलब की बात करिए, सही तरीके से करिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप क्लैरिटी से बात करते हैं, स्पष्ट तरीके से बात करते हैं, तो आपका संदेश जो है वो सही ढंग से समझा जाता है। और अगर आपकी बातें गोल गोल होंगी तो आपका संदेश कभी सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा, तो फिर उस प्रकार के कम्युनिकेशन का कोई महत्व नहीं रह जाता। दूसरी चीज, आपको क्यों क्लैरिटी और प्रिसीजन, स्पष्टता और परिष्करण, टू द पॉइंट अपनी बात रखनी चाहिए? क्योंकि ये सहायक होते हैं, उन सभी गलतफहमियों को रोकते हैं जो बातचीत के दौरान दो लोगों में डेवलप हो जाती है। हमारे बीच में कभी कभी गलतफहमी आ जाती है, मैं कहना कुछ चाह रहा था और आप समझ कुछ और गए। लेकिन अगर आप टू द पॉइंट बात करेंगे तो जो मैं कहना चाहता हूं आप ठीक वही समझेंगे। आगे अगर हम बात करें वर्बल कम्युनिकेशन की, तो इसमें आवाज, जो आपका टोन है, आपकी आवाज की जो क्वालिटी है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ये शब्दों के उच्चारण का सही तरीका अपनाने को समझाती है। इससे किसी की भावनाओं को समझने में भी आपको मदद मिलती है, और साथ ही साथ आपका सही दृष्टिकोण भी सामने वाला समझ पाता है। अगर आप बात विनम्रता से कर रहे हैं, धीमी आवाज में कर रहे हैं, इसका मतलब आप कोई विशेष बात कह रहे हैं। जब कभी आप तेज बात करेंगे, इसका मतलब है आप आदेशात्मक तरीके से बात कर रहे हैं, या हो सकता है अपना गुस्सा दर्शा रहे हैं। तो जिस तरह का आपका टोन,
आवाज की क्वालिटी होगी, संदेश भी ठीक उसी तरीके से जाएगा। वर्बल कम्युनिकेशन में जब हम टोन की बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज जो है वो गर्मजोशी से भरी हो सकती है, उसमें कभी कभी सरकास्टिक, जिसको तानात्मक भी बोल सकते हैं, ताना देते हैं ना हम कभी कभी बातचीत में, तो वो ताना देना भी आपकी आवाज की एक कला है। किस तरीके से आप अपनी बात को रखें, ताना दें तो ऐसा दें कि बुरा भी ना लगे, लेकिन जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो पूर्ण रूप से पहुंच जाए। कुछ लोग बड़े रूखे तरीके से बात करते हैं और इस वजह से भले ही उनकी बात कितनी भी अच्छी हो, सामने वाला समझ नहीं पाता या समझना ही नहीं चाहता। तो याद रखिए, आप अपनी आवाज को इसके साथ खेलें, थोड़ा समझें, अपनी आवाज को थोड़ा ऊपर नीचे करें, तो आपकी जो भी बात आप कहना चाहते हैं, चाहे उसमें ताना भी आप किसी को दे रहे हैं, वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा और समय के साथ वो बदलाव भी लाएगा। इसके साथ साथ आप जो भी संदेश किसी को समझाना चाहते हैं, वो संदेश आपकी आवाज से प्रभावित होता है। तो याद रखिए, आपकी आवाज बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है अपनी बात को प्रभावी तौर से रखने के लिए। अब आगे हम बात करेंगे गैर मौखिक संकेतों की, जिनको नॉन वर्बल क्यूज भी बोलते हैं, अभाविक संकेत। ये क्या है, मैंने पहले भी आपको समझाया। आप अपनी शारीरिक भाषा से भी तो बात करते हैं, आपके चेहरे के हाव भाव, आपके हाथों का चलना, आपकी किसी भी बात को रखने के लिए ये शारीरिक भाषा जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसमें आपके इशारे, आपके चेहरे के भाव, आपकी शारीरिक भाषा और साथ ही साथ आवाज का ध्वनि शामिल होते हैं। तो याद रखिए, जब कभी भी गैर मौखिक तरीके से भी आप बात करें तो आपकी शारीरिक भाषा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। अगर आप नेगेटिव, नकारात्मक तरीके से बात करेंगे तो आपका मैसेज इससे प्रभावित हो सकता है। नॉन वर्बल क्यूज में अशाब्दिक संकेत जो हैं ये संचार के पूरक करता है, अतिरिक्त संदर्भ और अर्थ प्रदान करते हैं। साथ ही साथ ये आपकी भावनाओं, इरादों और दृष्टिकोणों को भी संचारित करने में मदद करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो याद रखिए, जब कभी भी बात करें तो शारीरिक भाषा और अगर आपके शब्द भी जो हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल खाने चाहिए। ये एक दूसरे के साथ मिले हुए दिखने चाहिए। ये एक दूसरे से विपरीत दिखेंगे तो आप संचार कभी प्रभावी तौर पर नहीं कर पाएंगे। नॉन वर्बल के बाद अगर हम बात करें तो आती है बात एक्टिव लिसनिंग की, जिसको हम बोलते हैं सक्रियता से सुनना। अब सुनना क्यों जरूरी है? जब तक सही तरीके से बात ना सामने वाला आपकी सुन रहा है ना आप उसकी सुन रहे हैं, तो फिर ठीक तरीके से एक दूसरे की बात का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब कभी भी हम ध्यान से किसी की बात को सुनते हैं तो संदेश को समझना आसान हो जाता है और उसका उचित जवाब देना भी आसान हो जाता है। एक्टिव लिसनिंग में सक्रियता से सुनने वाले जो लोग होते हैं वो कई तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि बात करते हुए आपने दोहराई, बात को दोहरा रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, अच्छा ऐसा हुआ, इस तरीके से हम कई बार सामने वाले को रिप्लाई करते हैं, उसकी बात का जवाब देते हैं। यह दिखाता है, दर्शाता है कि आप उसकी बात को ठीक तरीके से सुन रहे हैं। साथ ही साथ जब आप ठीक तरीके से सक्रियता से उसकी बात को सुनते हैं तो आप उससे उचित सवाल भी पूछ सकते हैं जो बात के संदर्भ से जुड़े हुए हैं, जो भी टॉपिक हमारा, जो भी विषय हमारा चल रहा है उसके संदर्भ से जुड़े हुए हैं। यह दर्शाता है कि आप ठीक तरीके से सुन रहे हैं और उचित सवाल भी पूछ रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग में सबसे खास बात है यह आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देता है, आपके और सामने वाले के बीच में विश्वास को मजबूत करता है और यह आपके व्यक्तिगत संबंधों को भी बढ़ावा देता है। तो याद रखिए, सिर्फ बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, खास महत्वपूर्ण बात है कि आप सुने भी ढंग से। अब आप इसको अपने ऊपर लेके देखिए, आप जो बोल रहे हैं अगर सामने वाला उसको ढंग से नहीं सुनेगा तो आपको उससे बात करने का मन भी नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से जब भी कोई बोले, आप भी ध्यान रखिए कि आप ठीक तरीके से, सक्रिय तरीके से उसकी बात को सुने। आगे जब मैं बात करता हूं तो हमारी बात आती है संदर्भ की। यह तो बड़ी जाहिर सी बात है, बात चल रही है पूरब की और आप जवाब दे रहे हैं पश्चिम का, यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस कम्युनिकेशन को सार्थक बनाने में। तो संदर्भ का हमेशा ध्यान रखें। किसी भी विशेष घटना के बारे में बात चले, किसी परिस्थिति के बारे में बात हो रही हो, या फिर संचार के चारों ओर जो भी चीजें हैं
उनके बारे में जब भी बातचीत चले तो आपको संदर्भ का ज्ञान होना, उसका भान होना बड़ा आवश्यक है। बिना संदर्भ के अगर कोई बात करता है तो उसे कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं माना जाता। यह अपने आप में कम्युनिकेशन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। तो संदर्भ के बिना कभी बात मत करिए। जब कंटेक्स्ट की या संदर्भ की बात चल रही है तो प्रभावी रूप से आप किसी भी बात की व्याख्या तभी कर सकते हैं जब आपको उस बात का संदर्भ पूरी तरीके से पता हो। आपको अतिरिक्त जानकारी भी तभी पता चलती है जब आप सही संदर्भ में बातचीत करें। आप ध्यान रखिए, किसी भी बात के अर्थ को स्पष्ट करने में मदद करता है बातचीत का संदर्भ। इसी तरीके से संदर्भ में एक और खास बात है, कभी कभी हमें सांस्कृतिक मान्यताओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और व्यक्तिगत गतिविधियों जैसे कारकों के बारे में तभी पता चल पाएगा जब उचित संदर्भ को हम ठीक तरीके से समझ पाएंगे। वर्बल कम्युनिकेशन में कल्चरल सेंसिटिविटी मतलब सांस्कृतिक संवेदनशीलता। यह सांस्कृतिक संवेदनशीलता क्या है? देखिए, आप और मैं अलग अलग परिवेश से आते हैं। मैं राजस्थान से हूं, हो सकता है आप मुझे गुजरात में बैठकर सुन रहे हो या महाराष्ट्र में बैठकर सुन रहे हो। अब आपके और मेरे बीच में कई तरह के डिफरेंसेस हैं, कई तरह के अंतर हैं और उसमें हमारे सांस्कृतिक अंतर भी शामिल हैं। तो जब ऐसे दो लोगों के बीच में बात हो जिनमें सांस्कृतिक तौर पे कोई अंतर हो तो यहां हमें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा। हमारी सांस्कृतिक भिन्नताएं जो हैं या विविधताएं जो हैं उसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए, सम्माननीय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी संस्कृति श्रेष्ठ है और ऐसा सोच के अगर आप बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, संचार प्रभावी नहीं हो पाएगा बल्कि नकारात्मक डायरेक्शन में चला जाएगा, वो दिशा ही गलत पकड़ लेगा। तो हमें हमेशा जागरूक होना चाहिए, सांस्कृतिक तौर पर संवेदनशील होना चाहिए। सांस्कृतिक संवेदनशीलता में आपकी समझ, सहानुभूति और प्रभावी संचार, ये तीनों का समावेश है। अगर आपके अंदर दूसरे की संस्कृति को समझने की समझ नहीं है, समझ गए मेरी बात को, तो आप कभी भी अपना संचार प्रभावी तौर पर नहीं कर पाएंगे। एक चीज होती है जिसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब हमेशा उसी तरीके से सोचना जैसा सोचा गया था पहले कभी, या आप एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं, कभी बदलाव नहीं लाते, कभी भी किसी नई बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो हम बोलेंगे आप स्टीरियोटाइप हैं। तो जब कभी सांस्कृतिक तौर पर आप संवेदनशील नहीं होंगे तो आप फिर हमेशा एक ही डायरेक्शन में सोच पाएंगे, एक ही तरीके से सोच पाएंगे। तो जब लोग सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अपने संचार में ध्यान रखते हैं तो वो स्टीरियोटाइप से बच जाते हैं। ये आपको वहां पर गलत चीजें होने से बचाता है। साथ ही साथ पूर्वाग्रह, हमें लगता है कि एक आदमी है तो ये थोड़ा सा कठोर होगा, एक महिला है तो हमेशा विनम्र होगी। ये आमतौर पर सही है लेकिन हमेशा सही नहीं होता है। यह बातचीत के दौरान ही पता चलता है कि कौन कितना कठोर है या विनम्र है। तो पूर्वाग्रहों से भी तभी बचा जा सकता है जब हम एक दूसरे की सांस्कृतिक संवेदनाओं का सम्मान कर पाएं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी होना यह इतना महत्वपूर्ण है कि हमारी कई सारी धारणाओं को, गलत धारणाओं को, विशेष तौर पर यह उन गलत धारणाओं को बचाता है या हमें उनसे बचाता है या उन गलत धारणाओं को हमारे जीवन में समावेश होने से बचाता है। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, संचार करना है, तो सांस्कृतिक तौर पे संवेदनशील होना बड़ा आवश्यक है। जब मैं बात करता हूं सांस्कृतिक संवेदनशीलता की, तो इसमें परिस्थितियों में समावेश, सम्मान और सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देना समाहित है। जब कोई सांस्कृतिक तौर पे संवेदनशील होता है तो वो सामने वाले को सही तरीके से समझ पाता है। आगे जब मैं बात कर रहा हूं वर्बल कम्युनिकेशन में या मौखिक संचार में प्रतिक्रिया देने की, अब जब कभी भी कोई बात करेगा, दो लोग बात करेंगे तो कोई एक बोलेगा, दूसरा उसमें प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया देना बड़ा आवश्यक है। मैं भी अभी बात कर रहा हूं तो आप मुझे कमेंट करके प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी, मुझे ये बात समझ में आई, मुझे ये बात नहीं समझ में आई। अब नहीं समझ में आना सोचने में ऐसा लगता है कि नकारात्मक प्रतिक्रिया है, लेकिन यह बड़ी आवश्यक है क्योंकि इससे मुझे जानकारी मिलती है कि मुझे किस चीज में अपने अंदर बदलाव लाना है, सकारात्मक बदलाव लाना है, इंप्रूवमेंट करना है।
तो जब कभी भी फीडबैक की बात आए तो इसमें किसी के प्रदर्शन, व्यवहार, कार्रवाई के बारे में जानकारी, अवलोकन या राय प्रदान करना शामिल होता है। राय देते हैं ना हम, कभी कभी लोग हमसे आके राय मांगते भी हैं, तो हमें किस तरीके से राय देनी है यह बड़ा महत्वपूर्ण है। फीडबैक में सबसे खास बात जो है, वो जो भी प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं वो सकारात्मक हो सकती है, पॉजिटिविटी हो सकती है उसमें, रचनात्मक हो सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है उसमें, नकारात्मक भी हो सकती है, नेगेटिविटी भी हो सकती है। बट यह ध्यान रखिएगा कि नकारात्मक प्रतिक्रिया भी सकारात्मक तरीके से देनी है। समझने की कोशिश करिए, आप किसी में अगर कोई कमी निकाल रहे हैं, उसकी किसी कमी के बारे में उसको बताना चाहते हैं, तो भी बताने का तरीका आपका सकारात्मक होना चाहिए। इस तरह से मत बताइए कि उसको वो कमी ऐसी लगने लगे कि आप उसे नापसंद कर रहे हैं, इस वजह से वो कमी आप बता रहे हैं। आप बताइए कि आप उसके अंदर कुछ रचनात्मक चीजों का बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए उसकी कुछ कमियां आप उसके सामने रख रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में जब हम बात कर रहे हैं फीडबैक की, तो ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये कई सारे लोगों में सुधार की गुंजाइश को बढ़ावा देता है। हर व्यक्ति में, हर क्षेत्र में सुधार की कोई ना कोई गुंजाइश है। अगर मैं ये मान लूं कि मैं पूर्ण रूप से सर्वश्रेष्ठ हूं, इसका मतलब मुझे किसी प्रतिक्रिया, किसी फीडबैक की आवश्यकता नहीं है, तो यह सरासर मेरी मूर्खता है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति विशेष में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए, उचित डायरेक्शन में, सही दिशा में मूव करने के लिए उसे चाहिए सही प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया देने से भी मत हिचकिचाइए, पर सही तरीके से दीजिए। और अगर कोई आपको प्रतिक्रिया दे रहा है तो उसे सकारात्मक तौर पर ग्रहण करिए। वर्बल कम्युनिकेशन की फीडबैक की इस प्रतिक्रिया में खास तौर से हमें समय पर और सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानपूर्ण तरीके से, अब अगर आप मुझे कोई फीडबैक दे रहे हैं, तब जब वो बात ही चली गई तो फिर उस फीडबैक का, उस प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो समय पर दीजिए, सकारात्मक तरीके से दीजिए और सम्मानपूर्ण तरीके से दीजिए, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से दीजिए जब कभी भी किसी को प्रतिक्रिया देनी हो।